नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज 1 मई है और इस दिन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि आज का दिन मजदूरों का है। देश और दुनिया के तमाम मजदूरों को वैश्विक विकास में योगदान के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और जनसत न्यूज की तरफ से सलाम। हालांकि कोरोना महामारी के चलते मजदूरों की जिंदगी में भी ढेर सारी परेशानियां आ चुकी हैं और इन्हें इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। देश भर में लागू लॉकडाउन के बावजूद मजदूरों के लिए पटरियों पर खड़ी रेल को आज दौड़ा दिया गया। रेलवे ने लॉकडाउन शुरू होने के बाद से पहली बार किसी पैसेंजर ट्रेन को चलाने की हरी झंडी दिखाई। ये स्पेशल ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली में फंसे 1200 प्रवासियों को झारखंड के हटिया तक ले जाने के लिए रवाना की गई, जो रात करीब 11 बजे हटिया पहुंच जाएगी। आपको बता दें कि अभी सिर्फ यही एक ट्रेन चलाई गई है, बाकी जगहों पर ट्रेनें नहीं चल रही हैं। रेलवे पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि बिना केंद्र सरकार के निर्देश के ट्रेनों को चलाने का सवाल ही नहीं है। हालांकि 2 दिन पहले ही केंद्र ने राज्यों को दूसरे राज्यों में लॉकडाउन के दौरान फंसे अपने यहाँ के प्रवासियों को निकालने की हरी झंडी भी दी थी। हालांकि प्रवासियों को सिर्फ बसों से ले जाने की इजाजत थी, लेकिन कई राज्य केंद्र से इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की तरफ से प्रधानमंत्री को खत लिखा गया और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर बसों के जरिए जो है हम मजदूरों को पहुंचा ही नहीं सकते, क्योंकि बसों में संख्या सीमित हो सकती है और उस सीमित मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने या उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए महीनों का समय लग सकता है और तब तक बहुत नुकसान हो सकता है और मजदूरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर के छात्रों मजदूरों की जो समस्याएं सामने आ रही हैं उसको ध्यान में रख करके अभी हमारे प्रधान संवाददाता ने यह खबर दी है हमें कि बाकायदा अब रिजर्वेशन के लिए अलग से काउंटर बनाने की बात की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रेनें सामान्य तौर पर पूरी तरह से नहीं चलाई जाएंगी, लेकिन स्पेशल ट्रेनें अब चलाई जाएंगी, खास करके मजदूरों, छात्रों और परेशान कोई फंसा हुआ है किसी राज्य में और अपने घर पहुंचना चाहता है तो वहां पर पहुंचे। एक बहुत बड़ी चिंता है जिसमें मजदूर सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि उन्होंने अपने रोजी रोटी से तो हाथ धोया ही है, लेकिन अपने घर की याद उन्हें सता रही है। अपने घर पहुंचना है और सुरक्षित पहुंचना है। जब वो अपने राज्य पहुंचेंगे तो वहां भी उनको क्वारंटीन करके रखा जाएगा, उसके बाद उनको अपने घर पहुंचाया जाएगा और घर पहुंचने के बाद अपने रोजगार की चिंता, अपने काम की चिंता, अपने परिवार को पुरानी स्थिति में ले आने की चिंता एक बड़ा सवाल है। और कम से कम आज 1 मई के दिन यह सवाल मौजू है कि इन मुश्किल के दिनों में जिस तरह से मजदूरों का महत्व हम समझ रहे हैं वो एक विषय, और किस तरह से मजदूरों के महत्व को समझते हुए हमें आगे कदम उठाना है वो एक दूसरा विषय है। और इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों की एक टीम है। राहुल लाल जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं और मजदूरों के हितों के बहुत बड़े पैरोकार हैं, वो हमारे साथ जुड़े। राहुल लाल, आपका स्वागत। वीएस भाटी साहब जो बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ रहे हैं। दिनेश शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं इंटक राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के, वो हमसे जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर वीके सिंह वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप चारों इस पूरे चर्चा में जुड़ें और मजदूरों को एक बार फिर जनसत्य न्यूज की तरफ से हमारा सलाम हम कहें, उसके पहले ये जरूर जानकारी देंगे कि इस मजदूर की ताकत ये पूरा देश और ये पूरी दुनिया समझ रही है, क्योंकि इन्हीं की ताकत के बदौलत आधुनिकता के जिस राह में हम चल पड़े थे वहां कोरोना ने भले ही रुकावट डाल दी हो, लेकिन मजदूरों की ताकत और उनकी हिम्मत की जरूरत है और उसको ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, ताकि कोरोना के बाद जब हम उसको समाप्त कर सकें और मानवता अपनी जिंदगी पटरी पर लौटे, तो फिर एक बार इन्हीं मजदूरों की ताकत पर हम पूरी दुनिया को एक साथ लेकर के आगे बढ़ें। बहुत बहुत स्वागत। दिनेश शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस मजदूर दिवस पर? जी दिनेश शर्मा जी नहीं जुड़ पाए हैं। राहुल लाल, बड़ा सवाल है, मजदूरों के बहुत बड़े पैरोकार हैं, उनके हितों को लेकर के आप कई बार डिबेट में सवाल उठाते रहते हैं और आज मजदूर दिवस है। मजदूरों को सलाम करने के साथ साथ उन्हें हौसला अफजाई करने के लिए किस बात की और क्या कहने की जरूरत है कि वो अपनी मुश्किलों में भी
अपनी ताकत, अपना हौसला न खोएं और देश के लिए अपने आप को फिर आगे लाने के लिए अपने आप को तैयार कर रखें। राहुल लाल जी, आज हम लोग जिस न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं या भारत में जो कुछ भी तरक्की प्रगति देख रहे हैं, उन सबों की नींव इन्हीं मजदूरों ने रखी और ये मजदूर ही वास्तव में हमारे राष्ट्र निर्माता हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हालांकि इसमें कोरोना के संकट में एक तरह से इन मजदूरों की पीड़ा ही सबसे ज्यादा रही। हम लोगों ने पहली बार हम लोगों को दिखा कि किस तरह से इनके नियोक्ताओं ने जो है कि जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि जो जहां रहे वहां पे रहें और उनको जो नियोक्ता है वो इस अवधि का भी जो है कि उनको पेमेंट करें या उनको हर संभव उनके सुविधाओं का ध्यान रखें, लेकिन चीजें नहीं की गई और ये संकट की स्थिति आई। वो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि एक तो वो जिस संकट से वो गुजर चुके हैं, अब जो घटनाएं अतीत में जा चुकी हैं वो तो जा चुकी हैं। हम लोगों के पास ये है कि हम उनको एक स्वर्णिम भविष्य और अभी जो उनके पास जो काफी समस्याओं की बड़ी सी अंबार, जिसकी गिनती अभी दिवाकर साहब आपने भी की, उसको किस तरह से हम लोग ज्यादा छोटा से छोटा कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि देखिए, इसकी समस्या के दो पहलू हैं। इसका एक तो मनोवैज्ञानिक पहलू है और दूसरा आर्थिक पहलू है। मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि हम लोग भारतीय समाज में होते हैं और बहुत ज्यादा परिवार से संबद्ध होते हैं। जैसे ही ये संकट की स्थिति हुई तो सबों की इच्छा हुई कि हम अपने घर के तरफ जाएं, और लॉकडाउन वो स्थिति जो है कि उसमें लोगों की वो अनुमति नहीं मिली और हम लोगों ने देखा कि लोग हजारों किलोमीटर जो है कि सैकड़ों किलोमीटर लोग पैदल ही चल दिए। बहुत सारे लोग पहुंचे, बहुत सारे लोग भूख प्यास से रास्ते में मर भी गए। ये दोनों प्रकार की स्थितियां उन लोगों ने देखी, उन श्रमिकों ने। इसलिए ये जो बस से भेजने की व्यवस्था है वो फिर से उनके कठिनाई को बढ़ाने वाला व्यवस्था है। इसलिए ये एक स्वागत योग्य कदम है कि उसके लिए अलग से स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, ट्रेन में आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख भी सकते हैं, उसमें पर्याप्त जगह भी हो सकता है। बस में उस तरह से पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाना बहुत ही मुश्किल चीज है। इसलिए ट्रेन से माध्यम से जो रांची जो है कि श्रमिकों को जो ले जाया जा रहा है पहली खेप, यह सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है। दूसरी चीज की देखिए, जो अब तक मैं सरकार से एक चीज कहूंगा कि इस समय तक उन्होंने 1,70,000 करोड़ का जो पैकेज की घोषणा की है वो अभी ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि उनके लिए और आर्थिक पैकेज आने की घोषणा हो सकती है। उसके ऊपर एक समन्वित और विस्तृत ढंग से अब मजदूर के लिए अगला आर्थिक पैकेज जरूर आ जाए, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है। हमें ध्यान देना पड़ेगा दिवाकर साहब कि अगर मजदूरों के आर्थिक पैकेज पे और उनके आर्थिक सशक्तिकरण पे ध्यान नहीं दिया गया अगर, तो फिर जब लॉकडाउन खुलेगा तो ये जो नियोक्ता जहां पे वो काम कर रहे थे वो मजबूरी में उनको अपने यहाँ कम, यानी चूंकि वो अभी उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, ऐसे स्थिति में इस समय का और इस परिस्थितियों का दुरुपयोग कर नियोक्ता उन्हें कम वेतन पे काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो ये वो समय है जब उनको सुदृढ़ करने की जरूरत है और पूरा देश को इसके साथ खड़ा होना होगा। और हमें लगता है कि इस मामले को लेकर कोई मतभेद है भी नहीं देश में। एस भाटी साहब जो राष्ट्रीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। मजदूरों के लिए बहुत कुछ सरकारें सोच रही हैं, सरकारें अर्थात केंद्र और राज्य सरकारें, लेकिन सवाल अब भी मजदूरों के अस्तित्व को लेकर के, उनके वास्तविक जरूरतों को लेकर के, और अगर वो उजड़ गए हैं तो उन्हें फिर से स्टैब्लिश करने को लेकर के। और राज्यों पर इसका बोझ बढ़ेगा, उनका दायित्व बढ़ेगा, क्योंकि मजदूर अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। एक बड़ी चुनौती, और इस चुनौती को अगर हम देखें तो इसको कैसे सुलटाएंगे, और जिस पैकेज की बात राहुल लाल कर रहे हैं उस पैकेज को किस तरह से वितरित किया जाए कि वास्तव में उस मजदूर को वो फायदा मिले जिसकी दरकार है और जो विशेषज्ञ चाहते हैं। बीएस भाटी साहब। देखिए, बीएस भाटी, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष का काम मैं देख रहा हूं, जो भारतीय मजदूर संघ से संबंधित है। वैश्विक महामारी 19 के परिदृश्य में भारत में स्थित मजदूरों की समस्या विकट थी, परंतु भारतीय मजदूर संघ सहित अनेकों स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता एवं केंद्र सरकार के मजदूर हितैषी नीतियों के कारण इस समस्या का काफी हद तक निदान हो चुका है। जैसा कि भारतीय मजदूर संघ की मांग पर जो प्रथम पत्र हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने लिखा था, तो उसके अनुरूप एक जो अभी बताया, जैसा कि मेरे से पूर्व में वक्ता जी ने, तो
1,70,000 करोड़ रुपए की धनराशि मजदूरों को दी गई है। अभी ये पहल है। भारतीय मजदूर संघ अभी कहीं उस पर रुका नहीं है, थमा नहीं है कि कोई एक बार वो उन्होंने दे दिया, लेकिन हम उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे पहले पत्र में ही उन्होंने मजदूरों के लिए इतना पैकेज दिया है। तो जैसे जैसे अनिवार्यता बनेगी, जैसे जैसे जरूरत बनेगी, तो उसके अनुरूप सरकार उसमें, हमें उम्मीद है कि हमारी मांग पर उनको आगे बढ़ना पड़ेगा उस पैकेज में भी। दूसरी बात यह है कि जो मजदूरों का जहां तक संकट है, इसमें सरकार से हमारी ये मांग है, दूसरे पत्र में भी हमने ये लिखा है कि आपने जो ये पैकेज दिया, इसके लिए सरकार का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ की मांग पर उन्होंने ये तुरंत ये राहत मजदूरों को दी थी। हमने उनका धन्यवाद करते हुए फिर हमने लिखा है कि भाई इसमें कुछ और लोग भी छूट गए हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, जिसमें मत्स्य पालन वाले लोग हैं, आपके जैसे मत्स्य पालन है, और ये रेहड़ी पटरी खोमचा वाले लोग हैं, कबाड़ी मजदूर हैं, घरों में काम करने वाले कामगार हैं, ऐसे बहुत सारे आदि आदि बहुत सारे असंगठित क्षेत्र के लोडिंग अनलोडिंग वाले हैं। तो उनके लिए भी सरकार कुछ सोचे और उनके लिए भी इस तरीके का सामंजस्य बनाए। जैसा कि आपने कहा कि इनकी जो समस्या वो आगे भी विकट होगी या कुछ ऐसा ही फिर भी कुछ हो जाए, तो उसके लिए क्या करेगी सरकार। तो हमारा मांग ये है सरकार से, और सुझाव भी है कि देश के अंदर जितने भी जिले हैं, उन जिलों में सभी तरह के असंगठित क्षेत्र के जितने भी मजदूर हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और फिर जिले का पूरे राज्यों में जिले वाइज उनका डाटा राज्य सरकार के पास होना चाहिए, और जहां उनका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चले देश में, उसमें राष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं, मजदूर संगठन है, उनके नुमाइंदों को रखा जाए, जिससे कि इनका कार्य और आसान हो जाए। दूसरा आज की समस्या है, उसमें ये है जो मजदूरों को जो दूसरे उनके राज्यों में भेजा जा रहा है, उस पर भी हमारा ये मानना है कि अगर उसमें जहां भी ग्रीन जोन है, उसमें उनके समस्त यानी सभी प्रकार के डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए फेज वाइज उन उद्योगों को सरकार को खोल देना चाहिए, जिससे कि मजदूरों को एक बहुत बड़ी संख्या में पलायन टलेगा फिलहाल, और वो बट जाएंगे, तो उससे थोड़ी सरकार को असुविधा की जगह सुविधा हो जाएगी। तीसरा, कल जो बिजनेस जो वो था चैनल, तब तक बसों की सुविधा दी गई थी उनको कि बसों के द्वारा जाएंगे। तो भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय पवन कुमार जी, आपने भी सुना होगा, उन्होंने सरकार को मांग की और सुझाव दिया कि आप इसको ट्रेन के द्वारा इनको भेजें, जब ये ठीक से जा सकते हैं। बसों से इनको इतनी भारी संख्या में नहीं भेजा जा सकता। तो सरकार ने उस पर तुरंत हमारी मांग पर, जो डिबेट में जो मांग की गई थी, उस पर उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और आज ट्रेन का सुविधा उन्होंने प्रदान की। इसके लिए हम सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और उससे मांग करते हैं सरकार से कि और जो एक ट्रेन से काम नहीं चलेगा, दो से नहीं चलेगा, संबंधित सभी राज्यों को उससे जोड़ करके ट्रेन से वो ट्रेन उन्हीं को ले जाए, स्टेशन पर लास्ट में जाकर छोड़े, गई है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, और अभी हमने जिसका जिक्र भी किया कि हमारे प्रधान संवाददाता ने यह खबर दी है कि अब रिजर्वेशन के लिए अलग से काउंटर बनाया जाएगा, ताकि इंटर स्टेट जो भी मूविंग है मजदूरों का, वो बिल्कुल सामान्य तौर पर हो सके। इसका परसेप्शन यह है कि अब ट्रेनें चलेंगी मजदूरों के लिए, परेशान छात्रों के लिए, और वो उनके लिए जिनकी जरूरत है। तो ये भी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं, कम से कम इस लाइव डिबेट में। तो ये इसके लिए भी अगर आपने प्रयास किया है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो इसलिए हमारा जो संगठन है, भारतीय मजदूर संघ, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 है, देश का नंबर 1 संगठन है, और वो इसी चिंतन में लगा रहता है। जहां तक आगामी समस्या की बात है, समस्या ही आविष्कार की जननी है, समस्याएं बार बार आती हैं मजदूरों की, लेकिन उनसे निजात पाने के लिए हमें जागरूकता के साथ, जो हमारे राष्ट्रीय और भी भाई हैं जो संगठन जो और काम कर रहे हैं, वो भी, और हम सब लोग मिल करके जागरूक रहेंगे, तो उनकी समस्याओं का बार बार निदान खोजा जाएगा और उन पर का निराकरण और निस्तारण सरकार से कराया। ठीक है भाटी साहब, बहुत ही अहम जानकारी आपने दी, लेकिन अब कुछ सवाल हैं, और वो सवाल कुछ पत्रकार उठा रहे हैं, कुछ आर्थिक विशेषज्ञ उठा रहे हैं। वीके सिंह साहब,
भाटी साहब ने वो जानकारी दी जो सरकार से इन्होंने मांग की और सरकार ने मान लिया, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं आपके साथ। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि मजदूरों के लिए और क्या होना चाहिए ताकि भाटी साहब को भी पता चले और इनके माध्यम से सरकार को भी पता चले। कम से कम जनसत्य न्यूज की यह पहल जो है वो काम आएगी। तो क्या ऐसे सुझाव और कहां कमी रह गई? जी भाटी साहब, आप सुन पा रहे होंगे हमें। सबसे पहले तो आज मजदूर दिवस के अवसर पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं मजदूर को बधाई दूं या उनके दुखों में दुखी हो जाऊं। भले ही सरकार ने आपकी मांग पर 1,70,000 करोड़ देकर के पहल की हो, लेकिन जहां तक मेरा मानना है साथ, मजदूरों को मिली किसी भी तरह की सहायता राशि सीधे सीधे मजदूरों तक नहीं पाती है। बहुत आसान तरीके, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इतनी जटिल होती है कि मजदूरों को जिस किसी भी तरह की सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। अभी आप लॉकडाउन में ही ले लीजिए, लॉकडाउन देश भर के मजदूरों के लिए भले ही सरकार का ऐलान रहा हो कि जो जहां है वहीं रहे, सरकार उनके जो है खाने का प्रबंध करेगी, और नो डाउट दिखाई भी दे रहा है, लगातार बहुत सारे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन कर भी, लेकिन सरकारी सहायता के नाम पर जो सरकार के जितने भी हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये हेल्पलाइन नंबर ही वेंटिलेटर पर लेटे हुए। बस वीके सिंह साहब, अब इसका जवाब ले लीजिए, इसका जवाब ले लीजिए ना, पहले जवाब लें उसके बाद हम सवाल उठाएं। देखिए सर, ये समस्याएं हैं कि मजदूरों तक वो राशि पहुंच पा रही जो नीडी हैं, और दूसरी बात, इतने हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, वो हेल्पलाइन नंबर बहुत कारगर साबित नहीं हो रहे हैं या एक्टिवेट ही नहीं है जैसा कि ये कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप साहब? भाटी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, इसका जवाब दीजिए सर। हाँ, इसका जवाब जी जी जी। देखिए, जैसा कि भारत वर्ष जो है वो राज्यों का देश है, अलग अलग राज्य के अलग अलग विचारधारा के लोग वहाँ पर शासन कर रहे हैं। तो कुछ राज्यों में उनकी कथनी, मैं उनके बात से सहमत हूँ, जो महोदय ने अभी ये प्रश्न उठाया है कि वो कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, जितनी वो कह रहे हैं उतना हो नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी मैं इस भारतवर्ष का, पूरे विश्व के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, इसके जन जन का, इसके समाज सेवी संस्थाओं का, समाज सेवी संस्थाओं में जो काम करने वाले स्वयंसेवक हैं उनका, कार्यकर्ताओं का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि सरकार से भी 10 गुना आगे बढ़ करके वो कर्मचारियों की, या देश का जो जनमानस ऐसा है जहां राशन का अभाव है, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और काम किया है। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है, जी, केंद्र सरकार की जो अपनी, केंद्र सरकार ने जो अपनी घोषणाएं की हैं उसमें से ज्यादातर ठीक है, लेकिन कहीं कहीं वहां भी दिक्कत आती है, क्योंकि काम करने वाले हम ही लोग हैं। कुछ इस तरह की भी दिक्कत आती है, लेकिन आगे दिक्कत ना है, उसी के लिए मैं कह रहा हूं कि जो उन्होंने प्रश्न उठाया, रजिस्टर, यानी मजदूर ये लगा लो 70% रजिस्टर्ड नहीं है देश के अंदर, तो सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन होगा तो उनको रसद भी, सामग्री भी मिलेगी, और उसके बाद में उनको जो वैसी जो नगद राशि की जो सहायता वो भी मिलेगी। तो मेरा ये मानना है, एक पॉजिटिव बात यह है कि कोरोना के ही बहाने से ही मजदूरों का रजिस्ट्रेशन जिलों के उस बुक में हो जाएगा, जिससे सरकार के, प्रशासन के प्रमुख अंग के पास कितने मजदूर एक जिले में हैं और किससे जुड़े हुए हैं इसका डाटा तैयार हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी चुनौती खत्म भी हो सकती है इससे। राहुल लाल जी, नहीं, ये बहुत बड़ी समस्या रही है अब तक, इसलिए भाटी साहब के डिमांड पे जो सरकार ये काम कर रही है, तो इसलिए इसके लिए तो भाटी साहब को पहले बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। क्योंकि देखिए, अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए कि किसान, जब सरकार ये निर्णय ले रही है कि उनके अकाउंट में पैसे डालने हैं, तो अब ये रजिस्टर्ड श्रमिकों को तो वो साधन चले जा रहे हैं, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड है उनके आंकड़े ही नहीं है, उनसे संबंधित कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है, तो सरकार कुछ भी उनके पास पहुंचा नहीं पाती है। तो इससे, और जब वो आंकड़े होंगे रजिस्टर्ड श्रमिकों के, तो उसके बाद फिर श्रमिकों के लिए जब भी नीति निर्धारण होगा,
तो सरकार उसके अनुसार जो है कि अपनी अलग अलग योजनाओं को निर्धारण भी कर पाएगी, उसके लिए बजटीय आवंटन भी कर पाएगी। तो ये एक बहुत ही दूरगामी और क्रांतिकारी चीज होगा। लेकिन भाटी साहब के माध्यम से मैं भी चाहूंगा कि सरकार के पास एक और चीज पहुंच जाए। देखिए, जब अभी इस समय श्रमिकों की स्थिति, जो ये पूरा सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग क्या पा रहे हैं कि एक ये भी संभावना भविष्य में बन रही है कि चूंकि जो नियोक्ता हैं वो लाभ कमाने के लिए ये काम कर सकते हैं कि वो बाल श्रमिकों की भर्ती कर दें, बाल दुर्व्यापार की स्थितियां पैदा हो जाए। मोदी सरकार ने पिछले बार जो है कि बाल दुर्व्यापार को रोकने के लिए वो कानून लेके आई थी, लेकिन फिर वो उसमें लैप्स कर गया था। तो आपके माध्यम से सरकार से फिर से मांग होगी कि उनको फिर से वो संसद में जरूर लाएं, क्योंकि इन परिस्थितियों में हम लोगों ने देखा है कि जब भी दुनिया में इस तरह की आपातकालीन परिस्थितियां आई हैं, कुछ लालची किस्म के लोग बाल श्रमिकों को एक तरह से उसको बाल बंधुआ मजदूरी भी कह दें तो कोई अति होगी। ऐसे सिचुएशन आते हैं, तो ये कानून अगर बना हुआ होगा तो एक तरह से उन तो हमारे भविष्य हैं, उन भविष्य की सुरक्षा हो सकेगी। एक तो ये डिमांड है हमें। दूसरा चीज के लिए अभी इस समय है जो पहला बजट, यानी कि जो पहला राहत पैकेज, में बार बार कह रहा हूं कि ये काफी छोटा था, सीमित था। तो इसलिए अगला बजट काफी बड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग, चूंकि एक अनुमान है कम से भारत में कम से कम 46 करोड़ या 40 करोड़ अलग अलग लोगों के अलग अलग अनुमान है। तो असंगठित क्षेत्र काफी बड़ा है और हमारे राष्ट्र का क्रम निर्धारण भी उन्हीं से होता है। संगठित क्षेत्र तो एक काफी छोटा सा हिस्सा है, असंगठित क्षेत्र के माध्यम से ही होता है। तो उसको बूस्टर के लिए काफी तेज गति से जो है उसको बढ़ावा दिया जाए। जी, दिनेश शर्मा जी जो अध्यक्ष इंटक हैं, वो तकनीकी खामियों के कारण हमसे नहीं जुड़ पा रहे थे। तो दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मजदूर दिवस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया जब मैंने थी तो किन्हीं कारणों से आपका हमारा संपर्क टूट गया था। आप क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी? दिवाकर जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो कोई भी हो जो यहाँ पर हम लोग मजदूरों की बात कर रहे हैं, तो हवाई बातें हैं सारी। धरतल पर, जमीन पर कोई भी काम नहीं होता। सबसे पहले तो ये जो मैंने पहले भी वीडियो भेजी थी भारत सरकार को, अन्य मुख्यमंत्री, मैंने कहा पहले मजदूरों का मेहनताना दिलाया जाए। कुछ लोगों ने आज भी अपने प्रदेश में फैक्ट्री मजदूर बंद कर रखे हैं, इसलिए कर रखेंगे ताकि ये दोबारा नहीं आएंगे। हमारी फैक्ट्री कैसे चलेंगी? वो अपने लालच के चक्कर में मजदूरों का हनन कर रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं पैदल, 1,000 किलोमीटर जा रहे हैं, 500 किलोमीटर पैदल। ये लोग दोबारा क्या प्रदेश में आ जाएंगे मजदूर लोग? ये पूरा बिहार बंबई को चलाता था, बिहार पंजाब को चलाता था, पूरा हर जगह हम लोग जाते थे, उत्तराखंड से, दिल्ली से जाते हैं। आज ये लोग, जैसे ही इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, दिल्ली के अंदर आजादपुर मंडी वहां पर भेज दिया इन्होंने। और आप ये लगाइए कि उसमें बंबई के कभी वहां को, तो इन लोगों ने जो है बंधुआ मजदूर खुद बना रखा है। आज मजदूर की हालत क्या है कि आप देख रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, सड़क पे चलते भूखे प्यासे मर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो मोदी की उसी आप एक जिम्मेदार चैनल पे बोल रहे हैं, कितने मजदूरों की मौत हुई है अभी तक? देखिए, आप रोज आपके चैनल पे ही पैदल चलते चलते एक 12 बच्ची छत्तीसगढ़ से झारखंड के रास्ते में, आप खुद देख रहे हैं, एक मजदूर साइकिल चलते 1,000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर जो साइकिल जा रहे हैं। नहीं है, उनकी समस्याओं पर हम बराबर बोल रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं मैं आपको अवगत कराता हूँ। हाँ, उनकी समस्या पहले तो ये है कि जिन लोगों जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं, लोगों को ठेकेदारों ने उनका मेहनताना मार लिया। और आप लगाएं कि मेहनताना मारने के बाद उनको पेमेंट नहीं दिया और उनको फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया, उसका नहीं दिया गया। ठीक है, और यहाँ तक के वो मेरे भाटी साहब, जी बहुत बड़ा दर्द है, और जो बयां कर रहे हैं दिनेश शर्मा जी, वो तो चिंतनीय है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सरकार से हमने ये मांग की है कि जिन कारखानों में, संस्थानों में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर काम करते हैं, उनको सभी को उनका इस समय का जो कोरोना महामारी कोविड-19 है, इस समय अवधि के अंतर्गत उनको वेतन दिया जाए। सरकार ऐसी संस्थानों से कड़ाई से निपटे, वो कोई करे, उनको वेतन मिलना चाहिए। हमने लिखित में प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को अवगत कराया, भारतीय मजदूर संघ ने।
शर्मा जी, दूसरी बात यह है कि देखिए, ये एकदम से आकस्मिक आपदा आई है। जब कोई आपदा घर में भी आती है, नहीं, घर तो हमारा छोटा सा होता है, तो हम उसमें संभलते हैं, ये तो मानते हो नहीं? जब इतना बड़ा आफत आई है, थोड़ी सी असुविधाएं भी होती हैं, लेकिन आगे कोई ऐसी आफत आए, उसको असुविधा, उस पर हमें काम करना चाहिए, उस पर हमें सुझाव देने चाहिए। सरकार कोई भी विचार की सरकार काम करे, हमें उसी पे काम करना चाहिए, को सुझाव देने चाहिए, सरकार को हमें अपनी मांग करनी चाहिए कि आगे ऐसी दिक्कत इस तरीके के हमें सुझाव देने चाहिए। अभी देखिए 70 साल में ये जो थोड़ा सा बताता हूँ, 70 साल में जब से मोदी साहब, मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर, जो दस्तावेजों में अंकित है उनको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं उठा के। पहली बार सामाजिक आयाम पहली बार तय हुए हैं इस सरकार में, जो 70 साल में नहीं हुए। न्यासों में हमारा राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है, उनके नुमाइंदे उनमें रहे हैं, आज भी हैं। तो ऐसा कभी सामाजिक क्षेत्र में, जो सुरक्षा का क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र का काफी उनको दी गई हैं और काफी रह भी गई हैं। जो रह गई हैं उन पे करना है, और सरकार से वो भी हो जाए, इस पे हमें बार बार उनको सुझाव देना, मांग करना। लाल जी, सवाल उठाइए आप। देखिए, दिनेश शर्मा जी के बातों में दम है, क्योंकि देखिए जब यहाँ से श्रमिक जा रहे थे, तो और हम इसके ऊपर पहले भी डिबेट भी किया, दिवाकर साहब आपको ध्यान भी होगा। तो जिस तरह से देखिए, एक तो जो व्यवस्था तंत्र था वो काफी बेदर्दी से, और उनके नियोक्ता, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो नियोक्ता जो काफी हो चुके हैं, उसके ऊपर सरकार का नियंत्रण काफी आवश्यक है। बार बार ये संभावनाएं हैं। ये तो छोटे क्षेत्र के मजदूरों के बारे में, हमारे पास आईटी सेक्टर जिसमें वर्क फ्रॉम होम की गुंजाइश है, वहां पे फेयर पोर्टल एक अमेरिकी कंपनी है, उसने कम 1000 से ज्यादा नियोक्ताओं को बाहर कर दिया, जबकि गृह मंत्रालय के निर्देश रूप से था कि इस बीच में कंपनियां जो है कि नौकरी से बाहर ना निकालें। तो अगर क्षेत्र के वैसे लोगों के साथ जिनके पास तमाम सुविधाएं हैं, वो ट्विटर पे ट्वीट करा सकते हैं, हल्ला मचा सकते हैं, उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है, तो ऐसे में जो असंगठित छात्र क्या स्थिति हुई है वो हम लोगों ने देखा है जब दिल्ली से वो लोग जा रहे थे। इसलिए दिल्ली के इस बात में दम है कि उनको मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की जाएगी, और वो फिर से गति और ताकत में तभी आएंगे जब आस दिलाया जाएगा कि संपूर्ण व्यवस्था, संपूर्ण सरकार कंधे से कंधे लगाकर उनके साथ खड़ी है। एक मजबूती के साथ श्रमिकों के साथ खड़ा होने का समय है, और उनके साथ न्याय के लिए लड़ने का समय। कुछ कहना चाहेंगे आप? दिवाकर जी। हाँ, दिनेश शर्मा जी। मैंने अभी पिछले साल, अभी 2 साल पहले लामडिंग का एक दौरा, जो आसाम के बॉर्डर पे है, वहां पर जो डेली रोज के कमाने वाले हैं, उन्हें क्या मालूम था कि देश में या दुनिया में ऐसी अकाल आफत आएगी। लोग भरपूर पैसे से छके हुए हैं, उन्हें अगर वो 2-4 महीने 6 महीने मजदूर के घर में गिरवाते तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मजदूर 1 किलो आधा किलो आटा रोज लाता है, रोज खाता है। अगर वो मजदूर 4 दिन या 5 दिन भूखा, आप लगाइए जो लोग आ रहे हैं। परसों मेरे पास फोन, एक चेन्नई से फोन आया, 30 आदमी वहां चेन्नई में हमारे फंसे हुए हैं, बिहार के लोग हैं। अब ये लगा ठेकेदार वहां से, अब वो किसके घर जाएं? बहुत बड़ी आफत है मजदूर के साथ आज की तारीख में। और लेबर देने का सिस्टम है, इस ठेके सिस्टम में ठेकेदार जो है वो शोषण है। एक बड़ा सवाल है, बावजूद इसके कि आप और राज्य सरकारें मिलकर के प्रयास नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो बाद में होगा, लेकिन शोषण पहले ही हो जा रहा है। कम से कम फौरी तौर पर कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम ठेकेदारों के अपने कुकर काम लग सके। भाटी साहब जी, सरकार से हमने जो श्रम मंत्रालय है एवं अधिकारिता मंत्रालय है, उसमें काफी मजदूरों के लिए बहुत पैसा है, बहुत सुविधाएं हैं। केवल उन पर हम सभी, मैं तो बात कि मैं अपने लिए नहीं कहता, जो राष्ट्रीय संगठन है, हमारे सभी भाई जुड़े हुए हैं, ये सब लोग अपनी मेहनत करें, उनके साथ में तो बहुत पैसा उन्हें दिवाने के लिए, सुविधाएं दिवाने के लिए। काफी सुविधाएं अभी तय भी हुई हैं, इन 4-5 साल में दिखाई भी दे रहा है, लेकिन वो पूर्णतः उन पारी ठीक से। समय बहुत कम है, सिर्फ 3 मिनट समय है। मैं आप लोगों से ये कहता हूं, दिनेश शर्मा जी, चूंकि आप इंटक से हैं, वो बीएमएस, मैं समझ सकता हूं कि आप दोनों के विचार मिलेंगे नहीं, मैं ये जानता हूं, लेकिन सवाल मेरा सीधा सा है, मजदूरों का हित प्रथम है। दिनेश शर्मा जी, मेरी बात सुनिए पहले, मजदूरों प्रथम है,
सरकार के अगर ये प्रयास है कि सभी जिलों में रजिस्टर्ड हो, तो उसके लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए? ऐसे में राहुल लाल और वीके सिंह के जो है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्या बहुत बड़ी है, उन्हें पहचान करके उन्हें रजिस्टर्ड, ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके और जो सुविधाएं और जो सहूलियत सरकार दे रही है वो मिल सके। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? सिर्फ 2 वाक्य में अब इस बात को बताने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि अब कुछ करने की जरूरत है। दिनेश जी, 2 सेकंड लूंगा आपके। हम लोगों ने जहां हम फ्री रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने करा, उनका पैसा नहीं खर्च होगा, चाहे उत्तरांचल हो चाहे हिमाचल कहीं भी हो। हमने कहा कोई पंजीकरण में पैसा, लेकिन पंजीकरण ठेकेदार ही कराना चाहता। अगर उस पे 200 मजदूर है, वो 2 ही मजदूर का पंजीकरण करेगा, क्योंकि उसके ऊपर पे उसको टैक्स। और दूसरी बात, जो ये सरकारी ठेकेदारी पर लिए ये मजदूरों का गला घोटने वाला काम कर रही है। ठीक है, ठीक है। सिंह साहब, क्या होना चाहिए? सिर्फ 2 वाक्य। सर बातें ही कहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये जो ठेकेदारी प्रथा है, के लिए कोई रेगुलेटरी बोर्ड स्टेट की तरफ से या सेंट्रल की तरफ से होना चाहिए। देश की मजदूरों को जो बेसिक उसकी बुनियादी जरूरत, स्वास्थ्य और शिक्षा उनके बच्चों को हर हाल में मिलना चाहिए, क्योंकि आपने कम समय दिया है। मजदूरों की स्थितियों पर वेदनाएं व्यक्त करने के लिए बहुत सवाल, बहुत कुछ है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ। बेसिक जो उनकी बुनियाद, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि इस क्षेत्र में मजदूरों के बच्चे उपेक्षित है, ये जो है भाटी साहब उनका से किस तरीके से सरकार से उपलब्ध करवा पाएंगे, इन्हें उपलब्ध करवाना चाहिए। राहुल लाल जी, आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद भाटी साहब से अंतिम कमेंट लेंगे, क्योंकि सवाल भाटी साहब से कर रहे हैं, क्योंकि वो भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और भारतीय मजदूर संघ का संबंध सहज जाना जा सकता है कि सीधे सीधे उस सरकार से है जो सत्ता चला रही है। राहुल लाल जी। और इसमें इसलिए बीएमएस के ऊपर इसमें काफी बड़ी जिम्मेवारी है। जी जी। पहले तो मैं यही चाहूंगा कि उनके बच्चों और स्वास्थ्य ये सब तो होना ही हमेशा होना चाहिए, लेकिन अभी कोविड-19 है। कोविड-19 के समय में अलग अलग जगहों पे जहां पे भी श्रमिक फंसे हुए हैं, उनको उनके जांच हो। क्योंकि मैं कहूंगा कि जो कोरोना जांच की गति भारत में रही है, वो जांच की गति बहुत धीमी रही, तो सरकार को फास्ट किट का प्रयोग करना चाहिए जांच के लिए, जो कि आप तेजी से उनका, उसमें से कई अगर बीमार है तो उसको आप अलग करें और उनको त्वरित तौर पे उनके घरों पे पहुंचाया जाए। सबसे पहली वरीयता अभी इस समय सरकार की होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो उन श्रमिकों के साथ गलत ढंग से, लालची नजर से गलत ढंग से पेश आ रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। जैसा दिनेश शर्मा साहब अगर कह रहे हैं कि कुछ लोगों को बिल्कुल बंदी रखा गया है, बंधुआ मजदूरी इस देश में बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे किसी भी प्रावधान को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सरकार कठोरता से निपटे। बस बीएस भाटी साहब, लास्ट कमेंट सर, क्योंकि बंधुआ मजदूर कम से कम 21वीं शताब्दी के भारत में जो विश्वगुरु बनना चाहता है, वहां नहीं, प्रकारांतर से जो कुछ भी स्थिति है वो बंधुआ मजदूरी की हो जाती है, दिखती है। देखिए, पहले तो मैं ये कह दूं कि आप कह रहे थे कि भाई इन टक्कर हमारे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब मजदूरों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, कोई थोड़ा कोई ज्यादा कर रहा है। मैं अपने सभी जो अलग अलग विचार से काम कर रहे हैं उन सभी का मैं करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और वो सब हमारे मित्र हैं। सब अपने अपने तरीके से कोई थोड़ा कोई काम कर रहे हैं, और सबने किया है, पूरा जीवन लगाया सब लोगों ने। तो मैं उनका धन्यवाद हूँ कि वो भी अपने उस काम में लग रहे हैं और अपनी गति बढ़ाएं। और जो भारतीय मजदूर संघ है, हम पूरा कर रहे हैं कि जो सामाजिक सुरक्षा है असंगठित क्षेत्र में, सामाजिक सुरक्षा आयाम आते हैं, वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर के बच्चों को, परिवार वालों को, माता पिता को, सबको वो सारी सुविधाएं किस मिल सकती है, उस पर भारतीय मजदूर संघ कड़ाई से काम कर रहा है। और हम एक और आपको बात बता दें, अलग विचार थी या आज हमारे विचार की सरकार है, जैसा आप कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो राजनीतिक संगठन है, हम आज कम से कम मजदूरों की, उनकी संरक्षा और राष्ट्र की मुख्य धारा में उनको आगे लेने का जज्बा, अगर विचार से विरोध भी हो, सबका एक साथ है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। और इसी की बदौलत भारत आगे बढ़ेगा, और मजदूरों की बदौलत, क्योंकि उनका खून पसीना इस राष्ट्र के विकास धारा को जो आधार और आयाम देता है,
उससे बड़ा कुछ और नहीं है। आप सभी चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाटी साहब आपका, राहुल लाल जी आपका, वीके सिंह साहब आपका और दिनेश शर्मा जी आपका। निश्चित रूप से जनसत के माध्यम से ही सही, सरकार तक वो बातें जरूर पहुंचेंगी जो विशेषज्ञों ने महसूस किया है और दो बड़े मजदूर संघों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने जो बात कही है। ऐसे में मजदूरों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। अगर आप हमारे इस पूरे डिबेट से सहमत हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए और हमारे चैनल जनसत न्यूज को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ एक बार मजदूरों फिर आपको सलाम, धन्यवाद, नमस्कार।